हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैंने अपने चैनल पर इकोलॉजी की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया हुआ है और मैंने अब तक इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कुछ कंसेप्ट हैं वो अपनी वीडियोस में पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं। तो अब तक मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि जो इकोलॉजी है उसका मेन मीनिंग क्या है। उसके अलावा मैंने उसकी इंटरेक्शंस ऑर्गेनिज्म के साथ वो बतानी स्टार्ट कर दी है। मैंने कुछ एबायोटिक फैक्टर के बारे में आपको बताया है। इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में आपको बता चुकी हूँ। किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करते हैं वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एबायोटिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सेज होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो हो सकता है कि वो उसी एनवायरनमेंट में रहकर उस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर सकें, या फिर हो सकता है कि वो उस एनवायरनमेंट से दूर चले जाएं, या वो अपने आप को रेगुलेट कर लें। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म हो, या फिर वो हो सकता है कन्फर्मर की कैटेगरी में आते हों। तो वो सब मैं आपको लास्ट की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि जब ऑर्गेनिज्म, अगर हम ये एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर को ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रखने के लिए हो सकता है वहाँ पर अडेप्ट हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ से चला जाए और किसी दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाए। तो मैंने आपको ये कुछ रूल इससे रिलेटेड हैं टेम्परेचर से। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उन ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो उस टाइम पर उनका हीट लॉस बढ़ जाता है। मैं ये आपको पार्शियल रेगुलेटर की कैटेगरी से रिलेटेड बता रही हूँ। अगर ऑर्गेनिज्म छोटे हैं तो उनका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो खुद की बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, या फिर अपने बॉडी के अंदर ही चेंजेस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि बर्गमैन रूल्स है, एलेंस रूल है, रेंचिस रूल है, जॉर्डन रूल है। तो ये जो रूल्स हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इनका जो मेन जो मोटिव है वो टेम्परेचर से किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से एस्केप किया जाए उस कंडीशन को, अपनी बॉडी को किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में मेंटेन किया जाए, उस चीज़ से रिलेटेड ये लॉ दिए गए हैं, ये रूल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल हैं, जैसे कि एलन रूल, बर्गमैन रूल, रेंचिस रूल, जॉर्डन रूल और ग्लोगर रूल। तो एलन रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एलन रूल, mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called Allen's rule. मतलब जो mammals ठंडे इलाके पर रहते हैं, ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जो बहुत ही कोल्डर है, तो उस टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर हैं, जो मैमल्स वहाँ पर हैं, उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी के अंदर जो उनकी ईयर हैं या फिर उनकी लिम्स जो हैं, वो उनका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। मतलब एलन रूल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म ठंडे इलाके में रहते हैं, वो मैमल्स अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए उनके जो ईयर्स हैं, जो उनके लिम्स हैं, वो छोटे हो जाते हैं साइज़ में, ताकि उनका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम रेशो जो है वो डिक्रीज़ हो सके, जिसकी वजह से हीट लॉस को डिक्रीज़ किया जा सके। तो हीट लॉस कम करने के लिए उनके बॉडी के अंदर उनके जो ईयर पिना है या जो उनके लिम्स हैं वो साइज़ में छोटे हो जाते हैं। इसको हम एलेंस रूल बोलते हैं। नेक्स्ट है बर्गमैन रूल। According to Bergman rule, warm-blooded animals, that is birds and mammals, have larger body size in colder climate than in hotter areas. मतलब अगर कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसे होते हैं, अगर वो कोई वार्म एरियाज़ में रहते हैं तो उनका बॉडी साइज़ छोटा होता है। लेकिन अगर वही मैमल्स और बर्ड्स अगर किसी कोल्ड क्लाइमेट में चले जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनका जो बॉडी साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर हम बियर की बात करते हैं, अगर मान लो, जस्ट रिज्यूम इट, अगर हम बियर की बात करते हैं तो अगर वो वार्म एरिया में रह रहा है तो उसका बॉडी साइज़ छोटा होगा। लेकिन अगर हम उसी बियर को किसी कोल्डर क्लाइमेट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस टाइम पर अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग उनके जो बॉडी साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब वहाँ पर मिलने वाले ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनका वार्मर एरिया में मिलने वाले सेम ऑर्गेनिज्म से। तो यही बर्गमैन रूल के अकॉर्डिंग है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो मैमल्स हो, हैव लार्जर बॉडी साइज इन कोल्डर क्लाइमेट देन इन हॉटर एरियाज, so that they can maintain their internal body temperature and they can adapt to the environment जो कि उनके आसपास वहाँ पर है।
थर्ड रूल है रेंशिस रूल। अकॉर्डिंग टू रेंशिस रूल, इन कोल्डर क्लाइमेट बर्ड्स पोजेस नैरो एंड एक्यूमिनेट विंग्स एज कम्पेयर टू ब्रॉडर विंग्स ऑफ बर्ड्स फाउंडर इन वार्मर एरियाज। मतलब जो बर्ड्स होते हैं वार्मर एरियाज़ के, अगर उनके विंग्स की बात करें तो उनके विंग्स जो हैं वो बहुत ही ब्रॉड होंगे। लेकिन अगर वही बर्ड्स की कंपैरिजन हम कोल्डर क्लाइमेट में मिलने वाले सेम स्पीसीज से करते हैं तो वहाँ पर जो बर्ड्स मिलेंगे उनके विंग्स जो हैं वो बहुत ही नैरो होंगे और एक्यूमिनेट होंगे, मतलब पॉइंटेड होंगे, तो ताकि वो अपनी जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो है उसको कम कर सकें। अगर वो कम होगा तो हीट लॉस भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वो एक अपने आप में एक अडेप्टेशन ले आते हैं ताकि वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट में मैनेज कर सकें। तो ये रेंशिस रूल बोलता है। नेक्स्ट है जॉर्डन रूल। जॉर्डन रूल क्या कहता है कि जिन इलाके में टेम्परेचर कम है, मतलब जहाँ जो एरिया है वो ठंडे हैं, वहाँ पर जो फ़िश मिलेंगी उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द एरिया ऑफ वार्मर रीजन। और जो फिशेज़ हैं उनके अंदर वर्टेब्री का जो नंबर है उन नंबर में भी मतलब वो ज़्यादा होंगी और जो वर्टेब्री हैं उनका साइज़ भी बड़ा होगा। तो जॉर्डन रूल क्या बोलता है कि जॉर्डन अकॉर्डिंग टू जॉर्डन रूल, इन द कोल्डर क्लाइमेट फिश possess large size and large number of vertebrae as compared to the warmer area fishes. Next one is Gloger rule. According to Gloger rule, where the temperature is increased, the organism found there have more pigmentation. Means जो organism वार्मर एरियाज़ में मिलते हैं उनकी जो बॉडी है उनमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिज्म विच फाउंड इन द कोल्डर क्लाइमेट। सो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है जिस एरिया में, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द कोल्डर रीजन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो 5 रूल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड, और किस तरीके से अडेप्टेशन के बाद वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना रही हैं रहने के लिए, वो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारा जो था ये मैंने आपको एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स के रिलेशन में बताया है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेमोग्राफी से रिलेटेड। डेमोग्राफी का मतलब ये हो गया कि अगर हम, अब तक मैं ऑर्गेनिज्म के बेस पर कोई भी चीज़ को स्टडी कर रही थी, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर रही हैं या उनके बीच की इंटरेक्शन क्या है। लेकिन अब जो है हम नेक्स्ट हायरार्की कैटेगरी पे चले गए हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन। अब तक जो भी मैंने आपको स्पीसीज जो भी पॉइंट्स बताए वो एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड थे, लेकिन अब पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करूँगी। पॉपुलेशन की 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन दोनों को आप एक ही एट्रीब्यूट मानकर चलें। सेकेंड वन इज़ द सेक्स रेशो। थर्ड वन इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वन इज़ एज पिरामिड्स। तो वो सब, ये चारों एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट है बर्थ रेट और नेटैलिटी। देखो बर्थ रेट जो नेटैलिटी है इसका मतलब हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक पर्टिकुलर टाइम में कितने बर्थ हुए हैं उस टर्म को, उस रेट को ही हम बर्थ रेट बोलते हैं। दैट इज़ इट इज़ डिनोटेड बाय बी, दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ्स इन ए ईयर इन यूनिट पॉपुलेशन। यूनिट पॉपुलेशन में बर्थ कितने हुए हैं एक ईयर में, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेटैलिटी। सेकेंड वन इज डेथ रेट एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्टैलिटी, मतलब मृत्यु दर कितनी है। जैसे जन्म दर है वैसे ही मृत्यु दर कितनी है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर पर यूनिट पॉपुलेशन। मतलब एक यूनिट पॉपुलेशन को हम एक स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं और उस टाइम पर एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी डेथ हुई हैं उसको हम डेथ रेट रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है बर्थ रेट और डेथ रेट, ये हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। इट अप्लाई ओनली द पॉपुलेशन वेयर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑफ द सेम स्पीसीज। थर्ड वन इज सॉरी थर्ड वन इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी ये जो है इसका मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ पर्सन मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम
डिफरेंट वे में मेज़र कर सकते हैं। हम उसको रिलेटिव डेंसिटी के नाम से मेजर कर सकते हैं। हो सकता है हम उसको इनडायरेक्ट काउंट करें, या फिर हो सकता है हम उसको डायरेक्टली नंबर काउंट करें। मान लो एक जगह है, उस पर आपको 100 प्लांट मिल रहे हैं पार्थेनियम के, और एक बैनियन का ट्री है। अगर मैं उस कंडीशन में बात करूं तो बायोमास को मैं एक यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मान रही हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने के लिए। तो अगर मैं उसको बायोमास को एक स्टैंडर्ड मान रही हूँ, तो उस कंडीशन में जो बायोमास है वो पार्थेनियम, जो कि कैरेट ग्रास हम जिसको बोलते हैं, उसका नंबर ज़्यादा है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। बट वहीं पर एक बैनियन ट्री है, वहाँ पर एट दैट मोमेंट बैनियन ट्री की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू द कैरेट ग्रास दैट इज पार्थेनियम। लेकिन जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, वो बैनियन ट्री की बहुत ज़्यादा हो जाती है उस एरिया में। बट हम इसको पॉपुलेशन डेंसिटी को बायोमास के रिस्पेक्ट में मेज़र कर सकते हैं। हो सकता है हम इनडायरेक्टली काउंट करें, लाइक अगर हमें किसी एरिया में जो लॉयन है उसके बारे में पता लगाना है, तो हम उनके पग माँ को काउंट कर लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, कितनी नंबर हैं लॉयन के। हो सकता है हम उनकी फीकल पैलेट को काउंट करें, जिससे हम पता लगा सके कि वहाँ पर मिलने वाली जो स्पीसीज़ है वो कितनी है नंबर में। तो ये हम एक डेंसिटी का पता लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का। तो अब तक मैं आपको 2 एट्रीब्यूट बता चुकी हूँ, एक है पॉपुलेशन डेंसिटी, और अब हम थर्ड जो है वो है सेक्स रेशो, और फोर्थ वन इज़ द एज पिरामिड। तो सेक्स रेशो मतलब हम ये एक मेल और फीमेल के बारे में नहीं है, ये एक रेशो को बताता है मेल और फीमेल के। इसमें हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे अगर एक रीजन में 600 फीमेल हैं और 1000 मेल हैं, तो ये 600 1000 का जो रेशो है ये सेक्स रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम डायरेक्ट एक मेल के बारे में बात नहीं करते, ना ही हम एक डायरेक्ट फीमेल के बारे में बात करते हैं। हम दोनों का रिस्पेक्टिव रेशो लेकर ही बात करते हैं सेक्स रेशो में। एंड द लास्ट वन इज द एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एज के बेस पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं किसी एरिया में, उस बेस पर जो हम पिरामिड बनाते हैं हम उनको एज पिरामिड बोलते हैं। और एज पिरामिड एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का। तो एज पिरामिड के बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से समझिए, पॉजिटिव माइंड के साथ समझिए। होपफुली आपको बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल जो है फील होगा इससे। थैंक यू फ्रेंड्स।